प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार यादव आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सब अपने इस हिंदी विषय के पठन पाठन के क्रम में कृतिका भाग 2 के अंतर्गत हमारे पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित जॉर्ज पंचम की नाक, जो एक कहानी विधा में लिखित कमलेश्वर जी के द्वारा कमलेश्वर जी की एक रचना है। जैसा कि हम सब ने पिछले वीडियो के माध्यम से कमलेश्वर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनके कथा साहित्य, इन सब बिंदुओं पर पिछले वीडियो के माध्यम से संक्षिप्तता के द्वारा और जॉर्ज पंचम की नाक, जो आज हमारा पठन पाठन का मूल विषय है, शीर्षक है, इस कहानी के सारांश पर हमने एक नज़र दौड़ाई। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप जॉर्ज पंचम की नाक, जो हमारे इस पाठ्यक्रम में कृतिका भाग 2 के कहानी विधा के अंतर्गत सम्मिलित की गई है, जो कि कमलेश्वर जी के द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है, व्यंग्यपरक कहानी है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। तो आज हम अपने इस पाठ्यपुस्तक की मदद से इस कहानी का भावार्थ, इस कहानी का सार पढ़ते हैं, देखते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, ये कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब महारानी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान का दौरा करना चाहती हैं। हिंदुस्तान के दौरे पर हिंदुस्तान पधारने वाली हैं। अखबारों में इनकी चर्चा हो रही है। अखबारों में रानी एलिजाबेथ से संबंधित, उनकी यात्रा वृत्तांत से संबंधित जो भी खबरें हैं, अखबार पूरी तरह से उन खबरों से पट चुके हैं। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। परेशान यदि कोई व्यक्ति है इस कहानी के माध्यम से, तो रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान है। सोचने की बात है कि आखिर दर्जी की परेशानी का कारण क्या हो सकता है, उसकी परेशानी का प्रमुख बिंदु क्या हो सकता है, दर्जी आखिर परेशान क्यों है। दौरे पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जा रही हैं और परेशान दर्जी हो रहा है। तो हम आगे देखते हैं कि दर्जी किस कारण से परेशान है। दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। अर्थात महारानी के भारत आगमन से पहले, हिंदुस्तान आगमन से पहले उनका सेक्रेटरी और उनका जासूस, ये दोनों महारानी की यात्रा सुखद हो, ऐसी मंगलमय कामना को सिद्ध करने के लिए उनका जासूस और उनका सेक्रेटरी, ये दोनों हिंदुस्तान की चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर एक तूफानी दौरा करने वाले थे। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। अर्थात कहने का मतलब है कि जमाना बीत चुका है। पहले के लोग, राजा महाराजा लोग, जब किसी देशांतर मतलब यात्रा पर होते थे तो उनके साथ अपना एक लाव लश्कर मतलब एक समूह हुआ करता था। लेकिन ये ज़माने बीते पिछले कई बरस हो चुके हैं, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। आज का ज़माना आधुनिकता को लिया हुआ है, पत्रकारिता का ज़माना है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो ऐसे में पत्रकारिता जगत अर्थात फोटोग्राफरों की भी यहाँ पर एक झुंड लगी हुई थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों से दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। अर्थात इंग्लैंड के अखबारों की जो कतरने हुआ करती थी, जो उसका निचोड़ हुआ करता था, कतरन मतलब टुकड़ा, वो हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। क्योंकि जो सारी खबरें इंग्लैंड के अखबारों में निकला करती थी कि महारानी जाएंगी तो कैसे उनकी व्यवस्था होगी, और उसके अगले दिन की सूचना
जो उसकी कतरन है हेडलाइन, वो वहाँ से उठाकर हिंदुस्तान में उसको छाप दिया जाता था। रानी ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। ये रानी के पहनावे का यहाँ दृश्य खींचा गया, एक रेखा चित्र के माध्यम से एक चित्र बनाया गया कि रानी का पहनावा इस प्रकार से वो कितना महंगा है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। अब किसी भी देश देशांतर के आए हुए राजा, उनका जीवन वृत्तांत, उनकी जीवन गाथा, उनके द्वारा किए गए स्वर्णिम कार्यों का भी उल्लेख किया जाता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में रानी की जन्म कुंडली टटोली गई। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। प्रिंस फिलिप अपने जीवन में किस किस ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया, कौन कौन सी उपलब्धियां उनके नाम लिखी गई, तो इन सब बिंदुओं पर अखबारों में खूब जमकर शब्द लिखे जा रहे थे। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। प्यारे बच्चों, व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई रचना है, ये कहानी है। तो इस पैराग्राफ पर आप देखेंगे, इस अनुच्छेद को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो यहीं से व्यंग्यात्मकता की शुरुआत हो जाती है। एक झड़ी लगा दी है कमलेश्वर जी ने अपनी व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा कि किस प्रकार से एक उच्च स्तर का अधिकारी, उच्च स्तर का व्यक्ति जब किसी दूसरे देश में के दौरे पर होता है और यदि वह देश मानसिक रूप से कहने के लिए आज़ाद हुआ हो, लेकिन यदि मानसिक रूप से वहाँ के व्यक्ति आज भी गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे हों, तो किस प्रकार से अपने मालिक की खुशामद करते हैं, चापलूसी करते हैं, यहाँ तक कि उनके नौकरों की, उनके खानसामों की, बावर्चियों की, अंगरक्षकों तक की पूरी जीवनियाँ छाप दी जाती हैं। अर्थात उनका कितना हम किस प्रकार से अपने आप को उनके समक्ष पेश करें कि ताकि हमारे द्वारा कोई कोर कसर, उनकी सेवा में कोई कोर कसर न रह जाए। इस भावना को लिए हुए मानसिक गुलामी का जीवन यहाँ पर, मानसिक प्रताड़ना, मानसिक गुलामी का यहाँ पर विवरण किया गया कि किस प्रकार से मानसिक गुलाम व्यक्ति चापलूसी, सदैव अपने जीवन भर चापलूसी करता रहता है। यहाँ तक कि महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की जीवनियाँ छापी गई, कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। इसका मतलब कि रानी के यहाँ रहने वाला कुत्ता भी बेशकीमती है, उसका भी हिंदुस्तान में कितना स्वागत हो रहा है, ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में रही थी। इसका मतलब है कि सारी तैयारियां, आना इंग्लैंड से, किसी व्यक्ति को इंग्लैंड से आना है और उसकी धमा चौकड़ी, उसकी धूमधाम, उसकी तैयारियां, उसके स्वागत के लिए पलके बिछाना हिंदुस्तान में हो रहा है। अर्थात ये है मानसिकता की गुलामी कि हम भले ही अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद क्यों ना हो गए हों, लेकिन मानसिक रूप से तत्कालीन उस समय जब ये कहानी रची गई तो उस समय का जो परिवेश है, जो वातावरण है, वो ये कहानी यह कह रही है कि हम भले ही आज़ाद हो गए हों, लेकिन मानसिक रूप से आज़ादी हमें आज भी नहीं मिली है। इन खबरों से हिंदुस्तान में पूरी तरह से सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी पूरी तरह से, क्योंकि कोई भी विदेशी, कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने देश का वरिष्ठ ऐसा पदाधिकारी ये दूसरे देश के दौरे पर जाता है तो राजधानी पूरी तरह से उसका दिल खोलकर स्वागत करती है। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, पालम नई दिल्ली का हवाई अड्डा, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि 5,000 रुपये का रेशमी सूट, उस समय 5,000 का रेशमी सूट बेशकीमती हुआ करता था। ये उस समय की तत्कालीन परिस्थिति, तत्कालीन आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए लिखा गया कि जहाँ पर भारत की पूरी जनता, यद्यपि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जहाँ पूरी जनता जिसे रोटी, कपड़ा और मकान तक नसीब नहीं हो रहा था, ऐसी जनता के समक्ष 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर रानी एलिजाबेथ द्वितीय जब पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी तो उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए था, क्योंकि वो यहाँ पर एक ऐसे देश से मिलान कर रही हैं जिसने हमारे देश पर बहुत लंबे समय तक हमारे देश को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया हुआ था। यद्यपि भले ही हम आज़ाद हो गए, लेकिन मानसिक रूप से किस प्रकार से व्यक्ति गुलाम है, चापलूसी करना वो अपना प्रथम उत्तरदायित्व तो समझता है। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं। उसके स्वागत के लिए थोड़ा नहीं, जितना कर सकें वो कम ही साबित होगा। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने।
और वही रानी दिल्ली आ रही है। अरे वही रानी जो शब्द है ये विशेषण का भी विशेषता बताने का काम कर रहा है। वही रानी, कैसी रानी? जिसके खानसा में, जिसके बावर्ची महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, अर्थात जिसके खानसा में, जिसके बावर्ची इत्यादि में भी युद्ध कुशलता देखी जा सकती है, आज वही रानी दिल्ली आ रही हैं। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और वैशाखता मुंह से निकल गया, बेतहाशा, ऐसे ही सहजता के साथ, ऐसे ही अनायास ही शब्द निकल गए। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। मतलब आना है रानी को और काया पलट रही है नई दिल्ली की। इस प्रकार से हमारे देश की राजधानी भी आज एक नई दुल्हन की तरह सजकर स्वागत हेतु रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए अपने पलके बिछाए बैठी है। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को देखा पर ना ही किसी ने किसी को देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। कवि ने किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है कि सड़कें जवान हो गई। सड़कें जवान होना अर्थात फिर से सड़कों पर एक नया लेपन चल जाना, फिर से जो जिन सड़कों पर कभी ऊंचाई नीचाई गड्ढे इत्यादि, अर्थात जो सड़कें बिल्कुल पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, उनका रूप रंग बिल्कुल उड़ चुका था, ऐसी सड़कें फिर से अपने नए रूप में आ गई। और उन पर जो बुढ़ापे की धूल पड़ी हुई थी, बहुत दिनों से जो धूल धूसरी थी, कीचड़ से सराबोर थी, ऐसी सड़कें भी अब नए रंग रोगन के द्वारा अपने एक नए कलेवर को प्राप्त कर चुकी थी। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। इमारतें जो नई दिल्ली की बहुमंजिला इमारतें हैं वो भी पूरी तरह से सज संवर कर रानी के स्वागत हेतु पूरी तरह से तैयार हो गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश ये थी कि वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। अब सवाल आता है, अब यहाँ पर व्यंग्यात्मकता आती है कि जो जॉर्ज पंचम की नाक, अब जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल आता है, तो इस पर क्या बात हो रही है देखते हैं। अब सवाल ये आता है कि जॉर्ज पंचम की नाक, नई दिल्ली में सब कुछ था और सब कुछ होता जा रहा था, मतलब जो कुछ था वो तो था ही, जो नहीं था वो भी होता जा रहा था और सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य, भूत वर्तमान और भविष्य तीनों की यहाँ पर परिकल्पना की गई। जो कुछ भी था भूत, जो कुछ भी चल रहा है भविष्य, वर्तमान की बात हो रही है और आगे कुछ होगा भविष्य की बात, तीनों कालों की यहाँ पर परिकल्पना की गई। अर्थात तीनों रूपों में नई दिल्ली पूरी तरह से सजने को तैयार बैठी है। जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। और हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, पुरातन सभ्यता में, हमारी सनातन सभ्यता के अंतर्गत नाक को इज्जत का प्रतीक माना जाता है और जिसके पास इज्जत नाक ही नहीं होगी वो फिर बेइज्जत, अर्थात उस व्यक्ति का समाज में कोई रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। तो यहाँ पर नाक का सवाल है। नई दिल्ली में सब कुछ था लेकिन बस केवल जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। इस नाक की ही एक लंबी दास्तान है। अब नाक के ऊपर चर्चा हो रही है, एक लंबी स्टोरी है, लंबी कहानी है, दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त इसी नाक की खातिर आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए थे। देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन लोगों ने आपस में प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया था। कुछ नेताओं ने इस विषय पर, इस मुद्दे पर अपने भाषण दिए थे, ओजस्वी भाषण दिए थे। गर्मा गर्म बहसें हुई थी, गर्मा गर्म ओजस्विता से परिपूर्ण, अर्थात ओज और वीर रस से परिपूर्ण ऐसी कुछ बातें भी रखी गई थी सदन के दौरान राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। अखबारों के पन्ने रंग जाना अर्थात इस खबर के द्वारा नाक को लेकर जो गर्मागर्म राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो गर्मागर्म बहसें हुई थी उनके द्वारा अखबारों की हेडलाइनें पूरी तरह से, अखबारों के मुख्य पृष्ठ पूरी तरह से भरी हुई थी। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या फिर हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में होंगे और कुछ विपक्ष में होंगे। ऐसा है नहीं कि सब बिल्कुल पूरी तरह से पक्ष में ही हो जाएं, तो कुछ पक्ष और विपक्ष, इस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों में जैसा आज देखने को मिल रहा है ऐसे ही होता रहा। और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वाले की ताकत दोनों तरफ थी। खामोशी ये व्यक्त करती है कि ना मैं पक्ष में हूँ ना मैं विपक्ष में हूँ। उनकी राय दोनों तरफ हो सकती है,
किसी एक तरफ नहीं हो सकती। अगर एक तरफ हो सकती है तब वो या तो विपक्ष में जाएंगे या फिर पक्ष में जाएंगे। और यदि एक पक्ष और विपक्ष में जाना ही था तो खामोशी किस लिए? तो खामोशी ये सिद्ध करती है कि उनका इशारा दोनों तरफ था। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, किसी की हिम्मत कैसे कि जॉर्ज पंचम की नाक तक पहुंच जाए। अर्थात एक रसूखदार, एक ऐसे उच्च पदस्थ, एक ऐसे देश के नागरिक की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, तो किसी की क्या मजाल कि उस मूर्ति तक पहुँच जाए, उसकी नाक तक पहुँच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। अजायब घर जहां पर संग्रहालयों में, वहां ले जाकर उनको मूर्तिमान कर दिया गया और आज भी वो संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। शाही नाकों की लाटों के लिए, अर्थात शाही खानदान की जो परिवार की जो मूर्तियां लगी हुई हैं उनकी रख रखाव पक्ष और विपक्ष कभी कभी ऐसी मूर्तियों के लिए गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध, बस त्वरित युद्ध, ऐसा युद्ध भी देखने को मिलता है। उसी ज़माने में एक हादसा हुआ इंडिया गेट के सामने, दिल्ली में इंडिया गेट, और इंडिया गेट के सामने वाली जो जॉर्ज पंचम की लाट, और उस लाट से नाक एकाएक गायब हो गई। एक ऐसा ही उसी ज़माने में एक हादसा हो गया। इसको हादसा ही बोल रहा है लेखक व्यंग्यात्मक। नाक, लाट से नाक का गायब होना लेखक ने एक हादसे के समान बताया। इसका मतलब व्यंग्यात्मकता के द्वारा किस प्रकार से हादसा शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया। कहते हैं एक हादसा हुआ, हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, नाक की लाट की नाक चली गई। न जाने किस बीच में, यद्यपि पूरी मूर्ति हथियारबंद पहरेदारों के द्वारा सुरक्षित की गई थी, फिर भी न जाने किस बीच में कुछ लोग आए और उन्होंने लाट की नाक काट ली। रानी आए और नाक न हो, एक बड़ा सा सवाल है। लेखक यहाँ पर सवाल देता है कि रानी आए, हिंदुस्तान के दौरे पर आए, और उसी देश का एक ऐसा व्यक्तित्व, अफसर, अधिकारी, एक ऐसा उच्च पदस्थ, उच्च व्यक्तित्व, ऐसी व्यक्ति की जो मूर्ति हिंदुस्तान में लगी और ऐसे मूर्ति के ऊपर से नाक ना हो, रानी दौरे पर हो और नाक ना हो। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैरख्वाह देश की भलाई चाहने वाले, खैरख्वाह देश की भलाई चाहने वाले ऐसे लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक न रह जाएगी। यहाँ पर नाक और नाक, अगर मूर्ति की नाक अर्थात मूर्ति पर लगी हुई नाक और हमारी नाक, ठीक है, इन दोनों शब्दों के द्वारा व्यंग्यात्मकता कैसे कि मूर्ति की नाक, यदि जॉर्ज पंचम की लाट पर जो अभी नाक दिखाई नहीं दे रही, यदि उस नाक की व्यवस्था हम नहीं करते हैं, नाक नहीं लग पाएगी और रानी का, एलिजाबेथ का हिंदुस्तान का दौरा होता है, ऐसे में यदि मूर्ति पर नाक, ये एक इंद्रिय का बोधक है, अर्थात जो शारीरिक इंद्रियां, शरीर का अवयव, शरीर का एक भाग है, तो ऐसे में यदि मूर्ति की नाक नहीं रहेगी तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यहाँ पर नाक इज्जत का प्रतीक है। इज्जत अर्थात हमारी कोई मान मर्यादा, हमारा कोई सम्मान, अब सम्मान कहाँ नहीं रह जाएगा, किसकी नज़र में नहीं रह जाएगा, कौन हमारी इज्जत नहीं करेगा, हमारे देश की बुराई कहाँ होगी। अर्थात हम मानसिकता के इस प्रकार से मानसिकता से गुलामी जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हमारी इज्जत किसकी नज़र में, इंग्लैंड की नज़र में या रानी एलिजाबेथ की नज़र में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। यहाँ पर दोनों तरह से किस प्रकार से व्यंग्य है। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया और वो फौरन दिल्ली में हाजिर हुआ। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। पैसे से लाचार मतलब पैसे की लाचारी, लाचारी मतलब विवशता, वो पैसे के द्वारा विवश था, पैसे की कमी, अभाव उसके अंदर दिख रहा था। उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके थे तो कुछ मुरझाए थे, कुछ उदास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। जैसे ही मूर्तिकार ने देखा कि जो हुक्मरान हैं, जो हुक्काम लोग हैं, जो अफसरशाह हैं हिंदुस्तान के, ये लोग एक ऐसे बिंदु पर, एक ऐसे विषय पर आज यहाँ चर्चा करते हुए सभा के दौरान इनके चेहरे पर वो उदासी, वो मासूमियत, वो खामोशी, वो निराशा, वो हताशा,
ऐसे जो बिंदु इनके चेहरे पर दिख रहे हैं, इसको देखकर मूर्तिकार भी स्वयं पर सोचने पर विवश हो गया और उसकी आंखों से भी आंसू आ गए। आंखों से आंसू आना, मूर्तिकार की आंखों से आंसू आना, अर्थात मूर्ति यहाँ पर भी व्यंग्यात्मकता है कि मूर्तिकार किस प्रकार से, मूर्तिकार भी एक सामाजिक प्राणी है, हिंदुस्तान का है। वो ये सोच रहा है कि हमारे अफसर बंधु, हमारे हुक्काम, हमारे ये देश के सेवादार किस प्रकार से आज भी मानसिक गुलामी के शिकार हैं कि एक दूसरे देश के व्यक्ति की मूर्ति, अर्थात एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति पर जो नाक नहीं है, ऐसी नाक को लगाने के लिए किस प्रकार से इनके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, यद्यपि इनके चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर तभी एक मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, उसने कहा पर नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। उसने अपनी पहला सुझाव रखा कि नाक लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लाट है ये कब और कहाँ बनी थी और इस पर लगा हुआ पत्थर कहाँ से लाया गया है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, ताकना मतलब देखना, ताका देखना, एक दूसरे की तरफ देखना शुरुआत करते देखते हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं कि मूर्ति कहाँ से लाई गई, कब कहाँ की है, कब लाई गई और किस पत्थर की बनी है। एक की नज़र ने दूसरे से कहा, नज़र ही नज़र में, इशारे में बात हुई कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक दूसरे से कि आप बताओ आप बताओ आप बताओ, एक दूसरे से नज़र के दौरान ही बात कर ली गई। खैर मसला हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम उसको सौंप दिया गया। अब क्लर्क के जिम्मे काम आया कि इस बात की जांच करे कि ये मूर्ति, ये लाट कब और कहाँ की बनी हुई है और इस पर जो पत्थर लगाया गया है, पत्थर कहाँ का बना हुआ। क्लर्क ने पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पुरातत्व विभाग जो खोज खनन इत्यादि, जिसको हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पुरातत्व विभाग की जो फाइलें हैं, उन फाइलों के पेट चीरे गए। पेट चीरना अर्थात उनको उलट पलट करना, उनको खंगालना। अब उनके पन्ने पलटे गए कि आखिर ये कहाँ से लिया गया, पत्थर कहाँ का है, कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया। अब क्लर्क डरा हुआ है क्योंकि मामला देश हित है, इतना बड़ा मुद्दा है। ऐसे में उसने बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, अर्थात मेरे द्वारा यदि कोई गलती हो तो उसे माफ़ करें, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इतना व्यंग्यात्मकता है कि आज भी देश में सब कुछ फाइलों पर ही होता है और फाइलें बड़ा सा बड़ा काम, बड़े से बड़े काम को भी जो कि केवल कागज़ पर ही कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं, ये फाइलें सब कुछ हजम कर जाती हैं। यहाँ पर भी व्यंग्यात्मकता है कि श्रीमान फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात फाइलों में अब केवल कोरे कागज ही मात्र बचे हुए हैं, उनमें अब ऐसा कोई लेखा जोखा नहीं है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। हुक्कामों को ये उम्मीद थी कि अभी क्लर्क आएगा और वो सब कुछ लेखा जोखा बताएगा, लेकिन जैसे ही उसने कहा, क्लर्क ने कहा कि श्रीमान फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, हुक्कामों के चेहरे पर उदासी आ गई। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से ये काम होना चाहिए, मूर्ति पर नाक लगनी चाहिए और इस नाक का दारोमदार अर्थात पूरी जिम्मेदारी, पूरी तरह से जिम्मेदारी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। अब मजबूरन मूर्तिकार को बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वो बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। फिर उसने एक उम्मीद की एक चिंगारी जलाई, एक उम्मीद की एक लकीर दिखाई, रास्ता दिखाया। हताश चेहरे पर फिर से आशा की एक किरण बिखेरी। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। जान में जान आना मुहावरों के द्वारा, लोकोक्तियों का प्रयोग करके हिंदी गद्य की शोभा बढ़ाई जाती है। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया, जान में जान आना। अब उन लोगों ने राहत की सांस ली, एक राहत भरी संतोष की सांस ली। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, जो कमेटी का सभापति था, सभा का पति, सभापति स्वामी, सभा का मालिक, प्रधान, उसने कहा, गर्व के साथ कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। अभी तक चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन जैसे ही मूर्तिकार ने मसले के लिए एक दूसरा उपाय खोजकर बताया, सभापति के चेहरे पर एक गर्व आ गया। वो गर्व के साथ बोला,
कि हिंदुस्तान में एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिलती नहीं है। हर चीज़ इस देश में के गर्भ में छिपी है। गर्भ मतलब रहस्य, परत, अर्थात हर एक वस्तु, हिंदुस्तान में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ना मिले। ये विश्व बंधुत्व है, धन धान्य से परिपूर्ण है, विश्व वसुंधरा है ये हमारी पृथ्वी, ये रत्नगर्भा है, ये रत्नाकर है। तो ऐसे में यहाँ पर सब कुछ, पृथ्वी अपने गर्भ में ही सब कुछ छिपाए रहती है। ज़रूरत खोज करने की है, ज़रूरत केवल खोज करने वाले की है। आप देखेंगे कि आपने अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि कबीरदास जी भी अपने पद्य के माध्यम से लिखते हैं कि खोजी हुई हैं तुरते मिली हैं पल भर की तलाश में। यदि आप खोजी बने, अन्वेषी बने, इसलिए तार सप्तक में अज्ञे जी ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। राहों का अन्वेषी, राहों का अन्वेषी मतलब राहों की खोज करने वाला, नई राह दिखाने वाला। ये प्रयोगवादी कवियों के बारे में अज्ञे जी ने कहा। तो आपको खोजी होना होगा। यदि हम खोजी नहीं हैं, खोज परक मानसिकता हमारे अंदर नहीं है, हम यदि पुरातन रास्ते पर ही उसी लकीर के फकीर बने चल रहे हैं, तो हमें खोजी बनना होगा। और हिंदुस्तान में केवल खोजने की ज़रूरत है। ये तो विश्व वसुंधरा जो हमारी ये पृथ्वी है, रत्नगर्भा पृथ्वी, इसके गर्भ में तो न जाने कितनी कौन कौन सी पुरातन चीज़ें दबी हुई हैं। ज़रूरत है एक खोजी पुरुष की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें अवश्य ही मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा, ये आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। इस बिंदु के द्वारा भी यहाँ पर व्यंग्यात्मकता की गई है, यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है कि जो सभापति था वो क्यों कहता है आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। क्योंकि हम खोजी होंगे, खोज कर लाएंगे। जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगेगी और नाक लगेगी तो रानी एलिजाबेथ खुश हो जाएंगी, गदगद होंगी, हमारे हिंदुस्तान की तारीफ होगी। हिंदुस्तान की तारीफ होगी तो कहीं न कहीं से हिंदुस्तान का विकास होगा और हम हिंदुस्तानी भी धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। विकास की एक लहर अवश्य ही दौड़ेगी और जब विकास की लहर दौड़ेगी तो हर प्राणी यहाँ पर खुश होगा। एक उम्मीद है। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरों पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, उसके चेहरे पर मासूमियत बरस रही थी। चेहरा उदास था, खिन्न था, दुखित ऐसा चेहरा। उसने सिर लटकाकर खबर दी, गर्व के साथ नहीं, सिर लटकाकर। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, एक एक अंग, एक एक भाग मैंने टटोला। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश नहीं बचा, कोई स्थान नहीं बचा जहाँ जिसकी धरती मेरे पैरों से रौंदी ना गई हो। अर्थात मैंने हर एक प्रदेशों का दौरा किया। इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। मूर्तिकार ने साबित कर दिया हिंदुस्तान में ऐसा पत्थर है ही नहीं, जबकि हमारी इस पृथ्वी को रत्नगर्भा की संज्ञा दी गई है। लेकिन यहाँ पर भी व्यंग्य है कि हमारी ऐसी पृथ्वी जिसको रत्नगर्भा की संज्ञा दी गई है, ऐसा कौन सा पत्थर है जो हिंदुस्तान की धरती पर ना मिलता हो। इसके लिए हमें एक सच्चे मन से खोजी बनना होगा। यदि हम खोजी होंगे तो हमें ऐसी कौन सी वस्तु है जो हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हर वस्तु यहाँ पर प्राप्त है, कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। इस अनुच्छेद को आप पढ़ेंगे, पूरा अनुच्छेद व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया। सभापति ने जोश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, आपकी अक्ल पर हमको घिन आती है। आपकी अक्ल कहाँ चली गई? विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। जब हम विदेशों की नकल करने में इतने हावी हो चुके हैं, पाश्चात्य सभ्यता की हम के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अपनी पुरातन, अपनी सनातन संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता को हम अपनाते जा रहे हैं, तो लानत है ऐसी आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, उनका दिल अपना चुके, उनका दिमाग अपना चुके, उनका तौर तरीका अपना चुके, उनका रहन सहन अपना चुके। अर्थात पूरी तरह से हम भारतीय होकर भी हम पाश्चात्य सभ्यता की चादर ओढ़ लिए। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं बचा जहाँ पर हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का रंग ना चढ़ा हो।
वो रंग अब सिर चढ़कर बोल रहा है। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था, सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। एकाएक उसका चेहरा बदला और उस मूर्तिकार के चेहरे पर रौनक आना, पूरी सभा के चेहरे पर एक रौनक आ जाना। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। क्यों अखबार वालों तक ना पहुँचे? पत्रकारिता पर अब सवाल होता है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का जिसे चौथा स्तंभ बोला जाता है, यदि पत्रकारिता अपने द्वारा जिस कर्तव्य पथ पर चलती हुई, जिसकी उसने सौगंध ले रखी है, यदि अपने कार्यों का निर्वहन पत्रकारिता जगत यदि सही ढंग से निर्वहन नहीं करता तो देश गर्त के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि पत्रकार बंधुता की बातें ना पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म किया हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। एक गुप्त मीटिंग रखी गई। एकांतवास हो गया। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर आप इजाजत दें सभापति महोदय। आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। ये एक राय है कि आज एक विदेशी व्यक्ति की इज्जत की खातिर हम अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे देशभक्तों की नाक का भी सौदा करने को आज हम तैयार हैं। ऐसे देशभक्तों की मूर्तियों का भी सौदा करने को हम तैयार हैं। ऐसी चापलूसी मानसिकता के हम शिकार हो चुके हैं कि हमें अपने देशभक्तों के प्रति अब कोई परवाह नहीं रह गई। सबने सबकी तरफ देखा। आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। सभापति भी अपनी जान में जान लाना चाहता है, अपनी जान बचाना चाहता है। वो कहता है, ये कार्य करिएगा, लेकिन बड़ी होशियारी के साथ, चालाकी के साथ, सजगता के साथ, चेतना के साथ। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वो बम्बई पहुंचा। बम्बई जब पहुंचता है तो वहाँ दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काउसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी। कुछ फायदा नहीं हुआ। गुजरात की ओर भागा। गुजरात प्रांत में उसने गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। ये जो नाम लिए जा रहे हैं, अब इन नामों के पीछे यदि किसी महापुरुष का नाम छूट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका हमारे देश की आज़ादी में, हमारे देश के विकास में उस नेता का कोई योगदान नहीं रहा। ऐसा नहीं है। बंगाल की ओर वो चला, वहाँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ की मूर्ति से मुलाकात होती है। सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी उसने देखा। नापजोक की। बिहार की तरफ चला, बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। उत्तर प्रदेश में उसने चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति देखा। राम प्रसाद बिस्मिल की मूर्ति से मुलाकात हुई। मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जी की लाटों के पास वो पहुँचा। घबराहट में वो मद्रास भी पहुँच गया। दक्षिण भारत की यात्रा पर पहुँचा। सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुँचा। वहाँ पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी उसका सामना हुआ। अब पंजाब के बाद आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। इतना देश भ्रमण किया, पूरे देश का दौरा किया। देश के महापुरुषों की मूर्तियों से उसकी मुलाकात हुई, नापजोख हुई, नापतौल हुई। नाक का सटीक माप ना मिलने के कारण उसने किस प्रकार से अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। यह पर व्यंग्यात्मकता है। देखेंगे ध्यान से कि जहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब नाक बड़ी निकली, इसका मतलब है कि हमारे देश की नाक जॉर्ज पंचम की नाक और यहाँ पर सबकी नाक। यहाँ पर दोनों शब्दों के द्वारा व्यंग्यात्मकता कि जो जॉर्ज पंचम की नाक है, अर्थात एक शाब्दिक अर्थ है, अभिधा शक्त शब्द शक्ति के द्वारा सामान्य अर्थ है कि जॉर्ज पंचम की जो लाट पर जो नाक है, उससे हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनकी नाक की नापतोल
वो हमारे देश की बड़ी पड़ रही है, महापुरुषों की नाकें बड़ी पड़ रही हैं, जॉर्ज पंचम की छोटी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर दूसरा किस प्रकार से व्यंग्यात्मकता है कि जॉर्ज पंचम की नाक, अर्थात जॉर्ज पंचम की जो इज्जत है, जो मान मर्यादा है, जो सम्मान है, जो हमारे देश में उनका अस्तित्व है, देश के प्रति किया गया जो उनका कार्य है, उनकी उपलब्धियां हैं, उनसे भी बड़ी उपलब्धियां, उनसे भी बड़े नाम, उनसे भी बड़ी कार्यशैली हमारे देश के नेताओं की है, हमारे देश के महापुरुषों की है। जिन महापुरुषों को मैंने टटोला, उनके कार्य, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा देश के प्रति निभाया गया अपना कर्तव्य जॉर्ज पंचम की नाक से भी, अर्थात जॉर्ज पंचम के कार्य से भी बड़ी है। हम अपने देश के महापुरुषों को ऐसे महापुरुषों की श्रेणी में कभी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे जो भी महापुरुष हैं, चाहे वो लाला लाजपत राय हो या भगत सिंह हो, सरदार पटेल हो या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, किसी भी महापुरुष की नाक, यदि हम नाक का सौदा करते हैं, तब हमारे देश के पुरुष उनसे सदैव उच्चतर ही दर्जे पर पहुंचेंगे, ऊंचा ही स्थान रखेंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बस इतना सा। अगले वीडियो में क्रमशः इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन और अध्यापन चलता रहेगा। तब तक के लिए इसी मंगल कामना के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। फिर से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।